अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, आदाब पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान इराम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे और मेरे साथ मौजूद है राफिया असलम। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राफिया आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। एवरीबॉडी जनाब, गुड मॉर्निंग, राइज एंड शाइन एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबको आज के प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग टुडे और आपका हमारे साथ रहेगा इंशाल्लाह 12 बजे तक। 10 से 12 वी गोना बी टुगेदर। और जैसे कि हमारा एक फॉर्मेट होता है, एवरी मंडे हम क्या कर रहे होते हैं, हम योगा के हवाले से बात कर रहे होते हैं, सितारों के हवाले से भी हम बात कर रहे होते हैं। तो सर पहले हम योगा की तरफ चलेंगे और आज हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से और एक नए अंदाज में भी योगा सीख रहे होंगे, क्योंकि हमारे साथ आज हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं वो हमें डिफरेंट तरीके से योगा करा रहे होंगे। तो देखते हैं कि आज हमारे पास योगा में क्या स्पेसिफिकली किस हवाले से बात कर रहे होंगे आज? मेंटल हेल्थ के हवाले से। ठीक है, क्योंकि आजकल जब भी हम बात करते हैं, बहुत से लोग हैं जो अपनी जिंदगी में कामयाब है, फिर भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंजाइटी, परेशान होते हैं, खुश नहीं रह पाते। कुछ वक्त के लिए खुश होते हैं, उसके बाद दोबारा से मसाइल उनके शुरू हो जाते हैं। क्या रीजन है, क्यों हम मेंटल हेल्थ पे काम नहीं करते और योगा हमें किस तरह से हेल्प कर सकता है हमारी मेंटल हेल्थ में? इसके अलावा आपके सामने कोविड आया, उसके बाद अब डेंगू और डेंगू के साथ साथ स्मोक भी चल रही है। और आज भी लाहौर का मौसम जो है काफी ज्यादा खराब नजर आया। मॉर्निंग में बहुत ज्यादा स्मोक थी। इवन हम लोग स्टूडियो आए हैं ना, हम लोग स्टूडियो आए तो इरम कह रही है मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्मोक सी हो रही है। कि मैंने कहा नहीं, मुझे भी ऐसे फील हो रहा है, इसलिए क्योंकि हम देख इतने दिनों से इतने ज्यादा स्मोक रहे हैं ना, तो उससे एक तो जनरली जो प्रोटेक्शन है कि आप डू वेयर द मास्क व्हेनेवर यू गो आउट। पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें, इवन सन ग्लासेस का भी इस्तेमाल करें ताकि आपकी आंखें भी बच सके, क्योंकि बहुत ज्यादा इरिटेशन भी आजकल बहुत से लोगों को स्मोक की वजह से हो रही है। लेकिन योगा में आप किस तरह से खुद को स्मोक से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम उस वाले से भी बात करेंगे। बिल्कुल जी, उस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान डॉक्टर इफ्तिखार मोहम्मद मौजूद हैं, जो योगा एक्सपर्ट हैं। उनको वेलकम करते हैं और उनका साथ देंगे डॉक्टर मौजम अली। आपको भी वेलकम करते हैं। डॉक्टर इफ्तिखार कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है आपको अपने स्टूडियो में देख के जनाब। थैंक यू सो मच। अब मैं अपनी डॉक्टर मौजम के बेहाफ पे भी और अपनी तरफ से भी जी बहुत मशकूर हूँ आप की ऑर्गेनाइजेशन का, कि जिन्होंने हमें इस काबिल समझा और हमसे रब्ता किया और हम आज आपके सामने हैं। बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आपकी वजह से बहुत से लोगों को फायदा होने वाला है इंशाल्लाह। और एक और चीज मेंशन करूं, अच्छी चीज विच इज दिस के माशाल्लाह से दोनों डॉक्टर हैं। हाँ। एक MBBS और एक BDS है, तो दोनों चीजें साथ साथ। आपको अपनी बरादरी के लोगों को मिलकर बड़ी खुशी हो रही है। हाँ, बहुत खुशी होती है भाई मुझे अपने बरादरी के लोगों से मिलकर। सो योगा के साथ साथ अदर देन दैट आपको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये साइंटिफिकली भी कहते हैं कि आपको योगा समझ में भी आ रहा होगा कि हाँ ठीक है, साइंटिफिकली भी योगा आपको कितना हेल्प आउट कर रहा होता है। जी डॉक्टर इफ्तिखार, आप भी से आगाज करते हैं, किस तरह से स्मोक से बचा जा सकता है और कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है, पोजेस हैं जो योगा हमें हेल्प कर सकता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं आज चूंकि हमें पिछले 2 सालों से ना लोगों के स्ट्रेस लेवल बहुत, चूंकि आज का हैवी मेंटल हेल्थ के हवाले से हैं और लोग तकरीबन 2-1 साल से खास से परेशान हैं कि यार ये क्या सिलसिला होगा, कौन सी वैक्सीन लगवाएं और क्या करें और वो करें, और कौन सी कितनी इफेक्टिव है, कौन सी कम इफेक्टिव है। ये सारी चीज़ों ने भी एक तरह का एक फस क्रिएट किया हुआ है, एक हमें स्ट्रेस लेवल हमारे बढ़ाए हुए हैं। यकीन मानिए कि अगर आप करंट सिचुएशन को देख लें जिसमें हम स्मोक की बात करते हैं, डेफिनेटली स्मोक के हेल्थ पे हैजर्ड्स हैं, लेकिन इसमें एक आपको बड़ा अहम पॉइंट ज़हन में रखना पड़ेगा कि जब स्मोक की हम बात करेंगे तो हमें देखना ये चाहिए कि स्मोक का सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे किस सिस्टम पे सबसे ज़्यादा है। तो हमारा जो ब्रीदिंग का सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो उस पे बड़ा वाइटल इसका रोल है, उसको कोप करने में और इन चैलेंजेस से निकलने में बड़ी ही इसकी अहमियत है। अब सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि अब स्मॉग है जिसमें कि डस्ट है, कार्बन के एलिमेंट्स हैं, हमारी जो बेतहाशा ट्रैफिक है, फैक्ट्रीज के स्मोक है, और वो सारी चीज़ें बीच में मिल मिला के शामिल हो रही हैं फॉग के साथ साथ। तो हमें क्या करना है? सबसे अहम बात यह है कि चूंकि ज़ाहिर है हम कितनी देर अपने घरों में बैठ सकते हैं, अंदर छुप के बैठ सकते हैं, बाहर हमें एक्सपोज होना ही है। एक्सपोज होने से ही आपको इम्यूनिटी मिलती है। अगर आप टोटल ही एक्सपोजर से आउट हो जाए तो बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होकर उस पर काम नहीं करता। तो सबसे हमने देखना है कि अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स में हमारे जो ब्रोंकाइज हैं और ब्रोंक्यूल्स हैं, जो हमारे डीप लंग्स के अंदर एक बड़ा कम्प्लेक्स सिस्टम की तरह फैले हुए हैं, और इसके एंड पे जो एल्वुलाइज का सिस्टम है जिसके अंदर कैपिलरीज हैं और हमारी
गैसेस का एक्सचेंज भी होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। हमें क्या करना है, उनके अंदर जो अगर हम एल्वोलाइज के अंदर देखें, हवा की नालियों के अंदर, तो अंदर एक सैलरी एक्शन है, यानी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एक बाल है, जो कि हमारे अंदर अगर कोई ऐसा स्मोक चला जाता है, या अगर आपके लंग्स में अंदर कोई इन्फेक्शन हो गई है, कोई म्यूकस है, डेब्रिस हैं, तो उनको बॉडी से इवैक्यूएट करने में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक ऐसा सैलरीज का कॉम्प्लेक्स सिस्टम रखा हुआ है कि उन डेब्रिस को इवैक्यूएट करने में, या वो जो अगर कोई फॉरेन बॉडी पहुंच गई है, या ये डस्ट वगैरह ज़ाहिर एक फॉरेन बॉडी ही है, तो ये सैलरी एक्शन ऐसा एक्शन है कि जिसके तहत ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ये बॉडी से बाहर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। यही डस्ट पार्टिकल्स हैं या स्मॉग है, इसके इफेक्ट। तो सबसे जरूरी अमल ये है कि आप अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई ऐसा काम करें और जो कि आपके इम्यूनिटी लेवल को भी हाई करे, और आपके अंदर कोई ऐसे अगर स्मोक के इफेक्ट हैं तो उसको मिनिमाइज कर सके। तो उसके लिए योगा में बहुत ही इफेक्टिव, जिन्हें हम एक योगा का दूसरा सेगमेंट है, डेफिनेटली फर्स्ट तो आसनास का है या जो है पोस्चर्स का है, सेकंड जो है वो प्राणायाम्स हैं, जो कि हमारी ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस हैं, और ये बहुत ही थेरेप्यूटिक इफेक्ट है। इनका थेरेप्यूटिक इफेक्ट यकीन मानिए मेडिसिन से कहीं ज्यादा है, या जो कन्वेंशनल और ट्रीटमेंट है उनसे कहीं ज्यादा अच्छा है कि अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके अपने इम्यून सिस्टम को हाई करें, अपने लंग्स के सिस्टम को आप एक्टिवेट करें, सो दैट कि उसका मिनिमम कम से कम आप पे इफेक्ट हो। ठीक हो गया। तो उसके लिए हमें आज चूंकि सांस बेसिकली दो तरह की है, एक हम इनहेल करते हैं, एक हम एक्सहेल करते हैं। तो आज जिस खास सांस की मशक की मैं बात करूंगा वो योगा में सबसे बड़ा प्राणायाम या सबसे बड़ी ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कंसिडर की जाती है, जिसे हम कपालभाति के नाम से, संस्कृत का वर्ड है कपालभाति। कपालभाति एग्जैक्टली। इसमें हम सांस को एक्टिवली एक्सहेल करते हैं, जबकि पैसिवली आप इनहेल भी करते हैं। यूं तो हर इंसान एक दफा सांस अंदर लेके जाता है और एक दफा वो उसको एक्सहेल करता है, लेकिन इसमें एक एडवांटेज ये है कि आपने जस्ट एक एक्सहेल ही करते चले जाना है, एक्सहेल करते चले जाना है। आप पैसिवली इनहेल कर रहे होंगे, लेकिन आपको आइडिया नहीं होगा कि कब आपने इनहेल किया। दूसरी अहम चीज इसमें ये देखनी होगी कि आपने सबसे पहले स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट करके बैठना। अगर कोई साथी ऐसे हैं कि जो कपालभाति करना चाह रहे हैं और करते हुए उनसे स्ट्रेट नहीं बैठा जा रहा, तो वो किसी दीवार की सपोर्ट ले सकते हैं, किसी कबर्ड की सपोर्ट ले सकते हैं और स्पाइन को स्ट्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्पाइन को स्ट्रेट करना होगा, उसके बाद आईज को ब्यूटीफुली क्लोज करना होगा जेंटली, और आपको जो है अपने इंडेक्स फिंगर को अपने थंब के साथ यूनाइट करके स्लाइड सा प्रेशर देना पड़ेगा। इससे एडवांटेज ये होता है, इसे हम ज्ञान मुद्रा के नाम से याद, ज्ञान इसलिए कि ये एक कंसंट्रेशन को एक पॉइंट पे आपकी सोच को लाने में बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है। तो स्पाइन सीधी करके आपने लिप्स को क्लोज करना है और आईज को क्लोज करना है, और जस्ट आपने एक्सहेल करना है, और हर सेकंड में एक स्ट्रोक आपने आउट करना है। सो जब भी आप कपालभाति करने बैठे, अपने एक्सहेलेशन को या अपने स्ट्रोक्स को काउंट करें। तो मिनिमम अगर आप एक सिटिंग में बैठे हैं तो ट्राई करें एटलीस्ट दिन में 2 से 3 बार 5 मिनट्स का टाइमर लगा के मोबाइल पे आप कपालभाति स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। इनिशियली जो लोग स्टार्टर होते हैं उनको स्टार्ट करते हुए थोड़ी सी मुश्किल ये आती है कि कुछ टाइम में ना सिर्फ वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बिल्कुल, बल्कि वो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अब हमने इनहेल कैसे करना। तो मैं उस सिलसिले में आपको गाइड करना चाहूंगा कि स्टार्ट में अगर आपको फर्ज करें एक जरूरत महसूस होती है कि आप इनहेल करें, तो कोई बात नहीं, शुरू में आप 10, 15, 20, 30 स्ट्रोक्स के बाद आप एक दफा इनहेल करके दोबारा से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपने कंटिन्यूसली इसको एक्सहेल करते चले जाना है। मैं इसमें 2 चीजें बहुत अहम है, एक स्पाइन का स्ट्रेट होना और दूसरा आपके शोल्डर्स का रिलैक्स होना, खुद को मेंटली भी और शोल्डर से भी टोटल रिलैक्स करके आपने बैठना। अब आईज को क्लोज करना है जेंटली, और ज्ञान मुद्रा लगा के अपनी हथेलियों का रुख जो है वो टुवर्ड्स द स्काई रखना है आपने, और बिल्कुल जेंटल होकर बैठना है। अब आइए देखते हैं कि कैसे हम इसको स्ट्रोक्स लगा के एक्सहेल कर सकते हैं। आपका एम आपने सपोज करना है कि जैसे आपकी नोज के करीब कोई कैंडल जो है वो जल रही है और आपने उसको ब्लो करना है। अच्छा, अब उसको ब्लो करना है तो आपने नेजल पैसेजेस से जो एक्सहेल है, दोनों पैसेजेस से आपने एक्सहेलेशन करके
तो आपने उसको ब्लो करना है। जैसे ही, और आपने गेस करना है कि जैसे ही ये ब्लो होगा आपने दोबारा से मतलब जैसे ही आपने एक्सेल किया वो ब्लो हो जाएगी, लेकिन दोबारा से जल उठेगी सेकंड में, तो आपने दूसरा ब्लो करना है और इस तरह कंटिन्यूसली करते चले जाना है। ठीक है, ठीक है। इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि अभी चूंकि हमारे प्रोग्राम का जो है टॉपिक आज मेंटल हेल्थ है, तो मेंटल हेल्थ से पहले मैंने आपको स्मोक के सिलसिले में अपने सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए जो मैंने बात की है, ये इसी तरह है कि जैसे आप अपने बॉर्डर पे अपनी आर्मी को अगर हर वक्त तैयार रखते हैं तो किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है कि वो आप पे अटैक कर सके। बिल्कुल ऐसे। और अगर फर्ज करें आप अपने बाउंड्रीज के ऊपर ही आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं है, आपकी आर्मी वहां पे एक्टिव नहीं है, तो दुश्मन के लिए पेनिट्रेट करके स्ट्राइक करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो लेकिन आपने अपने सिस्टम को एक्टिवेट रखना है, तो इंशाल्लाह किसी वायरस बैक्टीरिया की मजाल नहीं है कि वो आपको नुकसान पहुंचा सके। और अगर टू सम एक्सटेंट किसी हद तक नुकसान होगा तो वो आम लोगों से बहुत लाइट होगा और बड़ा कम होगा, आप इजीली उस पे जो है कंट्रोल हासिल कर सकेंगे। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। इसमें जब आप थ्रो करेंगे सिर्फ आपकी बैली की मूवमेंट होगी, बाकी बॉडी आपकी बिल्कुल पुरसुकून होगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ठीक हो गया। मतलब इसमें सर साथ में थोड़ा हमें एक्सप्लेन भी करते जाएंगे जी कि इनहेल बेसिकली हम इसको स्किप कर रहे हैं, वो हम पैसिवली कर रहे हैं, लेकिन जो हम एक्सेल कर रहे हैं वो हम एक्टिवली कर रहे हैं। एक्टिवली कर रहे हैं। ठीक है, ठीक हो गया। इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकायदा आवाज आ रही है आप जी, क्योंकि हम एक्टिवली एक्सेल कर रहे हैं। और इसके साथ दो और चीजें ये हैं कि आपकी एक तो स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, आपके शोल्डर्स, और मेंटली आपको रिलैक्स होना है इसमें। बिल्कुल रिलैक्स होना। ठीक। अच्छा, कपालभाति का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आपके बॉडी के अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी चल रही है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जो है उसमें ये एबिलिटी है कि आपकी ब्रेन और बॉडी की केमिस्ट्री चेंज करने की उसमें बहुत सलाहियत है। लाइक अगर आप कोई अचानक कोई ऐसी खबर सुन लेते हैं या कहीं से अचानक कहीं कोई ब्लास्ट होता है, तो आपका दिल बहुत तेजी से धड़कना शुरू हो जाता है, टैकीकार्डिया हो जाता है, हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है आपका, और स्वेटिंग शुरू हो जाती है और आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं। तो इसमें एडवांटेज ये है कि आपकी ब्रेन के ऊपर इसका बड़ा प्रोफाउंड इफेक्ट है। अच्छा। तो आप अंदर से नेगेटिव एनर्जी को आउट करेंगे। नेगेटिव एनर्जी के आउट होने से जो आपके डिफरेंट बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं उनके ऊपर एक ऐसा इफेक्ट आ जाता है कि वो नॉर्मल या फिजियोलॉजिकल पैटर्न पे नहीं अपने आप को कायम रख पाते। तो उस स्ट्रेस की वजह से लाइक आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, लाइक आप पोलीडिप्सिक हो जाएंगे, मतलब प्यास लगेगी, आपको बार बार पानी पीना पड़ेगा, आप रेस्टलेस हो जाएंगे, आपको मुमकिन है वॉशरूम भी बार बार जाना पड़े। तो इस किस्म की सिम्टम्स आपके अंदर बिल्कुल ऐसे एंजाइटी की बहुत ज्यादा आ जाएंगे। तो आपने सिर्फ ये फील करना है कि मैंने अंदर की एंजाइटी को और नेगेटिव एनर्जी को आउट करके बाहर फेंकना है। अगर मैं किसी से हाइफ हूं, किसी से कोई इंतकाम लेना चाह रहा हूं, या मेरे अंदर कोई गुरूर, अनात, तकब्बर या गुस्सा आ रहा है, तो जूं कपालभाति करते चले जाएंगे, ये तमाम नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी से और आपके माइंड से आउट होती चली जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये जैसे मैंने कहा, और मैं रिकमेंड करूंगा कि हर वॉच करने वाले मेरे बहन भाई, इवन बुजुर्ग जो हैं, बुजुर्गों के लिए मैं खास तौर पे इसको एम्फसाइज इसलिए करता हूं कि वो लोग जो बेचारे कहीं किसी मजबूरी की वजह से उठ के पार्क नहीं जा सकते, जिनके पास टाइम कम है या कोई और मुश्किल है, लाइक बच्चों के पास कोई नहीं है, या आपको घर रहना है, किसी का वेट करना है, तो उस सूरत में आपने इसको घर बैठ के करना है। ये कपालभाति ऐसी चीज है, आपको इसके लिए पार्क जाने की जरूरत नहीं है। आप अंदर बैठ के अपनी बेड के साथ टेक लगा लें, या अपनी रूम में बैठ जाएं, मैट लगाएं और दीवार के साथ टेक लगा के बिल्कुल इसको परफॉर्म करना शुरू कर दें। और मोबाइल पे टाइमर लगा दें कि मिनिमम आपने इसको 5 मिनट्स करना है। ठीक है। ये है प्रिवेंशन का तरीका। दिन में 2 से 3 बार अगर आप करेंगे तो इसके थेरेपेटिक बेनिफिट आपको स्मोक के इफेक्ट से अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रखेंगे। ठीक है, ठीक हो गया। थोड़ा सा इसको सम अप करें तो बेसिकली हमने जो भी एक पोजीशन आपको बताई है डॉक्टर साहब ने, वो बेसिकली स्मोक से प्रिवेंशन की है, जिसमें आपको करना क्या है, आपको जो
इनहेलेशन है ना उसको स्किप करना है, वो पैसिवली होगी, लेकिन आपकी जो एक्सहेलेशन होगी वो एक्टिवली होगी। और इसके साथ साथ ना सिर्फ ये स्मोक में हेल्प करिए, जिस तरह से उन्होंने मेंशन किया, अगर आप किसी से हाइफ है, नेगेटिव एनर्जी खत्म करिए, जैसे वो एक बदले का वो एक एलिमेंट आप में होता है, या फिर जैसे उन्होंने मेंशन किया कि इंस्टेंट एक कोई सिचुएशन आ गया विच इज नॉट गुड और आप एकदम से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, टैकीकार्डिया हो जाता है, उस सिचुएशन से बचने के लिए भी ये आपको हेल्प आउट कर रही होती है। प्रैक्टिस सबको करनी चाहिए, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई घर पे है, ये तमाम, क्योंकि ये सारी सिचुएशन हम तमाम लोग इससे गुजर रहे होते हैं। हर किसी की जो टेंशन होती है वो मुख्तलिफ होती है, लेकिन टेंशन तो टेंशन ही होती है ना, वो जो भी सिचुएशन हो। और अक्सर हमें गुस्सा भी आ रहा होता है, अक्सर हम नाराज भी होते हैं, बहुत सी चीजें साथ साथ चल रही होती है। योगा बेसिकली, योगा में हर चीज का हल है, चाहे हम किसी फिजिकल हेल्थ की या फिजिकल डिजीज की बात करें, किसी इलाज है, बिल्कुल ऐसे मेंटल डिजीज की बात करेंगे। क्या करवाएंगे अभी, नेक्स्ट कौन सी पॉजेज हैं जो आप हमें करवाने जा रहे हैं? जी, एक तो सबसे अहम कि इसको जरूर परफॉर्म कीजिए, जरूर परफॉर्म। दूसरा, इरम से अभी मैं सुन रहा था कि इरम ने अभी एक बात की कि जैसे शायद ये हेडिक फील कर रहे हैं। हेडिक तो जैसे हमारी लाइफ का एक हिस्सा सा बन के रह गया है। हाँ जी, आपको मैं विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम योगा से उसका ऐसा शानदार ट्रीटमेंट बताता हूँ कि आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी जल्दी कोई इंजेक्शन भी आपको इससे आराम नहीं दे सकेगा। ये तो जितनी जल्दी कोई मेडिसिन नहीं दे सकेगी। आप मेरे फेवरेट हो जाएंगे अगर ऐसा हो, क्योंकि मुझे माइग्रेन का इशू है और ये इशू डे बाय डे ज्यादा होना शुरू हुआ, बिकॉज स्टूडियो में लाइट्स बहुत होती है आपके सामने, क्योंकि इसमें लाइट्स ऑफ करके आप सिर्फ रेस्ट कर सकते हैं, हमें बोलना भी पड़ता है, तो ये चीजें होना शुरू हो जाती है। क्योंकि शो से पहले ही मैं जिक्र कर रही थी कि मुझे थोड़ा सा हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है जी। इसमें है कोई है योगा की कुछ? आप बिलीव करें कि आप जब भी करें, ये कभी आपको मायूस नहीं होने देगा। अच्छा, कैसी भी क्यों प्रॉब्लम ना हो। एक चीज याद रखिए, जब भी हेडेक का मसला, और चूंकि लेडीज का बहुत ज्यादा इशू है, मतलब मॉर्निंग से लेके वो बेचारी मेडिसिन खा खा के तंग आ जाती हैं, लेकिन मेडिसिन के अंदर ट्रीटमेंट नहीं है इसका। इसका ट्रीटमेंट आपके अंदर मौजूद है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक डॉक्टर आपके अंदर थर्ड आई या पेनिल ग्लैंड की सूरत में रखा हुआ है। तो अभी जो मैं आपको प्राणायाम या एक फिजिकल एक ऐसी एक्सरसाइज करके बताने लगा हूँ सांस के हवाले से, कि जिससे आप हेडेक को बहुत जल्द नीचे ला सकते हैं। ये पोस्चर जिसका नाम, जिसे हम इनोलम विलोम कहते हैं, ये प्राणायाम जो है, इसे इंग्लिश में आप अल्टरनेट ब्रीदिंग भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपको संस्कृत का वर्ड इनोलम विलोम थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो ये आप इसको अल्टरनेट ब्रीदिंग कह सकते हैं। अल्टरनेट ब्रीदिंग, ठीक है। हमारे चूंकि इसमें सबसे पहले ये देखना कि लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रल्स हैं, तो हमारा जो हमने एक नॉस्ट्रल से अभी ब्रीथ करना है और एक से बाद में हमने उसको आउट करना है। तो सबसे पहले आपने अगेन ज्ञान मुद्रा लगाना है, यानी अंगूठा और शहादत की उंगली को टिप से मिलाना है। ठीक है। फिर आपने राइट हैंड को इस तरह से करना है कि ये जो सेंटर की 3 फिंगर्स हैं, इनको आपने टच कर देना है अपनी पाम के साथ, और जस्ट आपका थंब जो है और पिंकी फिंगर जो है ये स्टैंडिंग पोजीशन में होंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले वही सबसे अहम बात कि स्पाइन को आपको सीधा करना है, शोल्डर को आपने रिलैक्स करना है, फेस को रिलैक्स करना है और राइट नॉस्ट्रल को क्लोज कर देना है। राइट नॉस्ट्रल पे स्लाइड से प्रेशर करना है, ज्यादा प्रेशर नहीं डालना, स्लाइड से प्रेशर, सिर्फ ये कि आप यहां से इनहेल ना कर पाए। अब लेफ्ट नॉस्ट्रल से आपने इनहेल करना है और इनहेल के लिए दिल में आपको काउंट करना है। थोड़ी सी समझने की बात है, जैसे आपने इनहेल करते हुए काउंट करना है 1 2 3 4, इस स्पीड में आपने इनहेल करना है अंदर काउंट करते हुए। लाइक तो अब इनहेल करेंगे लेफ्ट से, जो ही 4 होगा आपकी एब्डोमिनल कैविटी जो है वो एक्सपैंड कर जाएगी। आपने स्ट्रांगली इनहेल कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा होल्ड करने के बाद पिंकी फिंगर को, छोटी फिंगर को आपने राइट नॉस्ट्रल पे रखना है और लेफ्ट नॉस्ट्रल पे रखना है, और राइट नॉस्ट्रल जिस पे के अंगूठे से जो बंद था उसको आपने ओपन करके एक्सेल करना है और डबल टाइम में एक्सेल करना है। अच्छा। जो आपने इनहेल लेफ्ट से 4 काउंट में किया था उसको राइट से एक्सेल करना है 8 काउंट पे। तो 8 से वापसी का सफर शुरू करेंगे। 8 7 6 5 4 3 2 1। अब राइट को क्लोज नहीं करना, आपने एक्सेल कर दिया, आपका पेट बिल्कुल अंदर जा लगा, जैसे बिल्कुल स्पाइन के साथ आ लगेगा। हाँ जी, हाँ जी। अब ये है एक एक्शन कि आपने लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सेल किया। अब दोबारा आपने राइट से इनहेल करना है, जहां से आपने एक्सेल किया था राइट से इनहेल करें। 1 2 3 4। जो ही आपने इनहेल किया, बैली बाहर आ जाएगी।
आपने होल्ड करके राइट नॉस्ट्रल क्लोज करना है और फिर से लेफ्ट को ओपन करके 8 तक एक्सेल करना है। 8 7 6 5 4 3 2 1। तो लाइकवाइज आपको ऐसे करना है कि फर्स्ट या लेफ्ट नॉस्ट्रल से आपको 4 तक इनहेल करना है, उसको क्लोज करके राइट से 8 काउंट करना है काउंटडाउन में और 8 तक एक्सेल करना है। जब एक्सेल हो जाए दोबारा राइट ही से इनहेल करना है 1 2 3 4 और राइट को क्लोज कर देना है थंब से, लेफ्ट को ओपन करके एक्सेल करना है 8 7 6 5 4 3 2 1। तो लाइकवाइज आपने इसको कंटिन्यू करना है फॉर 5 मिनट्स और बिफोर 5 मिनट्स आई कैन एश्योर यू कि आप हेडेक से आजाद हो चुके होंगे। ठीक है, ठीक हो गया। हेडेक के लिए एक बड़ी बेहतरीन सी एक्सरसाइज डॉक्टर जिसको साहब मैं ने इंशाल्लाह बताई। प्रैक्टिस हाँ, करने exactly, वाली कि 5 मिनट आपने करनी है जिसमें इनहेलेशन जो है वो आपने 4 टाइम्स करनी है और एक्सहेलेशन उसके डबल करनी है, 8 काउंट्स उसमें करने हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर मौजम अली भी हमारे साथ मौजूद थे, उनका बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर इफ्तिखार अहमद भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बहुत मजा आया आज हमने 2 एक्सरसाइज सीखी। एक तो हमने सीखा कि आपका जो सर दर्द है इरम का खास तौर पे कैसे करना है। होपफुली इरम की सुबह सुबह शिकायत नहीं हो रही होगी कि हाँ मेरे सर में दर्द हो रहा है। सो एक उसके लिए, और दूसरा स्मोक चूंकि आजकल बहुत ज्यादा है, उसे किस तरह से रिलीफ ले सकते हैं उस वाले से भी आज हमने बात की। फिलहाल जनाब वक्त है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद करेंगे आपसे बात। देखते रहिए पाकिस्तान के साथ। वर्गों के हवाले से वर्गों का ये बता देते हैं कि वर्गोज इस वक्त जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो चल रहा है वो चल रहा है मैरिज का जी। और 4th हाउस में आया हुआ है, 10th हाउस में सन आया हुआ है, वहां से आगे इनकी मैरिज के एस्पेक्ट बड़े अच्छे बन रहे हैं। ठीक है। और वहां पे जिनकी शादियां रुकी हुई हैं, जिनकी शादियां निकाह हुए थे, रुखसतियां नहीं हो रही, जिनके प्रपोजल आ रहे हैं, हाँ जी। लेट मैरिजेस हैं, ये सब के इस हफ्ते में चीजें बहुत सारी पॉजिटिव में कोशिश कीजिए कि जहां जहां चीजें फाइनल हो रही हैं, जिनके प्रपोजल फाइनल हो रहे हैं उनको फाइनल करना चाहिए, इस वक्त फाइनल हो सकते हैं जी। ठीक है। दूसरी बात ये है फाइनेंशियल गेन्स के हवाले से कि जो वर्गो जॉब्स कर रहे हैं उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि फोकस तो रखें ही अपनी जॉब के ऊपर। इनको कोई बोनस मिल सकता है, कहीं से अचानक पैसे आ सकते हैं, ये चीज़ हो सकती है। जो जॉब कर रहे हैं वहाँ पे प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं। और जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इस वक्त कोशिश कीजिए इन्वेस्टमेंट ना करें। ठीक है। कारोबार को आगे जो है कि कहीं पे नई जगह इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और पैसे इनपुट करना चाह रहे हैं तो 3-4 दिन के लिए रुक जाएं, जुमेरात तक देखें चीज़ों को, और जुमेर हफ्ते को जाके अगर आपको ठीक लगे, क्योंकि वहां जाके पॉजिटिव चीजें आपके सामने आ जाएंगी, नई ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगी, वहां जाके कीजिएगा। थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा, स्टमक अपसेट हो सकता है, बाकी चीजें थोड़ी सी खराब ठीक हैं, लेकिन सिर्फ स्टमक को अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो बाकी सारी चीजें आपकी ठीक रहेंगी। और बाकी ऐसा अभी ट्रैवल का कोई सीन नहीं है इस हफ्ते में, बाकी और चीजें कुछ नहीं है, कोई डोमेस्टिक इश्यूज का मसला नहीं है, इसलिए रिलैक्स इस हफ्ते में करें और बाकी सारी चीजें ठीक आपकी चल रही है। ठीक है, अच्छी बात है कि जो शादी का मामला होने वाला है, हाँ, वो और इसके अलावा अच्छा कि हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखें, और साथ ही साथ ट्रैवलिंग का वो इतना सीनियर, यू हैव टू स्टे एट होम, चिल करें। अजीम साहब, मैं पूछना चाह रही हूँ, ब्रेक में भी मैं यही पूछ रही थी, जैसे आपकी जिंदगी, मौत, आपकी औलाद, आपका रिस्क लिख दिया गया, बेशक दुआओं से चीजें चेंज होती है ना, अगर आप बेहतरी की तरफ जाना चाहें तो आप दुआ कर सकते हैं ना, आपको अल्लाह ने ऑप्शन भी दे दिया है। तो क्या आपका निकाह का, आपकी शादी का वक्त भी मुकर्रर है? अच्छा, कुरान पाक ने सबसे पहले ये फैसला दे दिया कि तुम्हारे मुकद्दर लौह महफूज पर लिख दिए गए। जब वो लिख दिए गए हैं तो उसको सिर्फ अल्लाह की जात जानती है, गैब का इल्म हमारे पास तो है नहीं। बिल्कुल, हमारे पास सिर्फ कैलकुलेशन है। हम एस्ट्रोलॉजी से, पामिस्ट्री से, ये जो डिफरेंट इसके नॉलेज हैं, मीडियम्स हैं अकल्ट साइंसेज के, उससे रीड कर सकते हैं, उससे एक एस्पेक्ट बता सकते हैं कि ऐसा होने के चांसेस हैं। ठीक है। कभी ये नहीं कहते, या मैं नहीं कहता कम से कम, कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होने के चांसेस हैं, या ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही काम होगा, ऐसा कभी नहीं होता। सही। 2 चीजें जो आपने सवाल किया कि बिल्कुल निकाह के आपके जो एस्पेक्ट बन रहे होते हैं या जो टाइम मुकर्रर होता है उसी टाइम पे होता है। बहुत सारी लेट मैरिजेस जब मैं जिक्र करता हूँ तो लेट मैरिजेस होती हैं, बहुत ज्यादा हमने चांसेस देखे हैं कि अर्ली मैरिजेस होती हैं,
16, 17, 18 साल की उम्र में लड़के लड़कियां का शादी हो जाती है, लड़कियों की लड़कों की शादियां हो जाती हैं, बहुत सारा उनका वो टाइम मुकर्रर होता है। और बदकिस्मती से बहुत सारी डिवोर्सेस होती हैं, अलहदगियाँ होती हैं, सेपरेशंस होती हैं, फिर उनकी शादियाँ होती हैं। मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि 3-3, 4-4 शादियाँ, और चौथी शादी पे जाके किसी मेल का या फीमेल का मामला ठीक हुए हैं, और वहाँ जाके वहाँ पे मैंने बहुत दफ़ा कंसल्ट जो मुझसे करते हैं, मैं उनको बताता हूँ कि अभी आपकी शादी का ये टाइम नहीं है, या बेटे की या बच्ची की शादी का टाइम नहीं, थोड़ा सा डिले कर लें इसको। उन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ पे शादी की। मैं ये नहीं कहता कि मेरे कहने की वजह से हुआ, मैं सिर्फ बता सकता हूँ ना कि अभी एस्पेक्ट नहीं बन रहे, अभी चांसेस नहीं बन रहे, थोड़ा वेट कर लें, साल 6 महीने वेट कर लें, 2 साल वेट कर लें। अभी बच्चा पढ़ रहा है, छोटा है, बच्ची पढ़ रही है, छोटी है, उसको पढ़ने दें। वहाँ पे शादियाँ हुई, वहाँ पे जाके शादियाँ, वो बुरा टाइम था, गलत टाइम था, सूटेबल नहीं था, वहाँ पे जाके फिर डिवोर्सेज हुई, उसके बाद दोबारा दूसरी शादी हुई। और ये भी बताया कि अगर आप यहाँ पे करते हैं तो आगे डिवोर्स होने के चांसेस हैं, घर खराब होने के चांसेस है, तो मत करें। डॉक्टर अगर आपको ये कह दे कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट में ये चीजें आ रही है, तो आप ये इन चीजों से परहेज करें, ये चीजें ना खाएं, या इससे जो है ना वो रुक जाए। तो अगर आप नहीं मानेंगे तो काम खराब ही होगा। हाँ बिल्कुल। और ये मैं सवाल पूछने का मकसद ये था कि हमारे यहाँ आजकल बच्चियां बहुत ज्यादा परेशान होती है, बार बार उनसे पूछा जाता है आपकी शादी क्यों नहीं हो रही, आपने शादी क्यों नहीं की। इनमें लड़के भी मतलब लड़कों को भी पूछा जाता है ना कि ऐसा ही तो इसका मतलब ये है कि मेरे सवाल करने का मकसद भी यही था कि अल्लाह ताला ने आपका वक्त लिख दिया और इंशाल्लाह वो बेहतर ही आपके लिए होगा, तो आप इन चीजों को लेकर परेशान नहीं हो। बिल्कुल ऐसे ही पॉजिटिव हो। ऑल यू नीड टू डू इज यू हैव टू ट्रस्ट अल्लाह। हमारे साथ कॉलर मौजूद है, कॉलर साहब, लेकिन हम वापस टॉपिक पे आ जाएंगे। कॉलर लेते हैं पहले। अस्मा हमारे साथ मौजूद है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप, क्या पूछना चाहेंगी? शुक्र है अल्लाह का। मैं अपने बच्चों के बारे में पूछना चाह रही थी। हमारा नाम है उनका जी। 2005 की उनकी पैदाइश है, 19 नवंबर। अच्छा, और 19 नवंबर। और एक बच्चा है अहमद, उसकी 2008 की पैदाइश है, और 6 जून है उनकी। अच्छा, और इनके बारे में बता दे। ठीक है, पूछना क्या चाह रही है कुछ स्पेसिफिकली? पढ़ाई के बारे में ही पता अच्छा, चलता है। आज हमारी केबल भी नहीं आ रही, और मैं रिपीट में फिर देख लूंगी। अच्छा जी। और एक अपने हस्बैंड का भी पूछना चाह रही हूँ। उनकी है 1984 की पैदाइश है, अरशद नाम है उनका जी, और 4 अप्रैल। ठीक है, ठीक हो गया। तीनों के बारे में बता देते हैं आसमा आपको। अच्छा जी, ये फैमिली कॉल थी हमारी। अच्छा, पहले बेटी का बताइएगा। 19 नवंबर बताया, 19 नवंबर 2005 हमारा नाम। अच्छा, बेटी का ये बता दूं कि इसको थोड़ा सा जो है ना कोशिश करें को टेक्निकल वाली साइड पे लेके जाए। एजुकेशन ऐसी ही किसी चीज में जाएंगे, कोई रिसर्च वर्क हो या ऐसी कोई चीज हो, या जैसे डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन्स होते हैं, ऐसी साइड पे इसको लेके जाए बच्ची को, तो वहाँ पे स्टडीज अच्छी करेगी। थोड़ी अग्रेसिव है, थोड़ी गुस्से की तेज है बच्ची, लेकिन ये है कि समझदार बहुत है, बहुत सारी चीजों को जल्दी पिक कर लेती है, पढ़ाई में बड़ी अच्छी है। तो इसलिए इसको जो है ना ऐसी ही साइड पे लेके जाए, क्योंकि ऐसा ही काम इसको सूट करेगा। और बेटे का बता दें, बेटे का क्या है? 6 जून। हाँ जी, 2008 है अहमद नाम इनका। ये इसका ट्रैवल के चांसेस बहुत सारे बन जाएंगे, ये बच्चा बाहर जाने के बहुत सारे इसके चांस हैं। और ये स्टडीज में थोड़ा सा लेजी है, लेकिन उसके साथ साथ इसकी चीजें बाकी भी ठीक हो जाएंगी। ये पढ़ाई एक ग्रेजुअली हद तक, ग्रेजुएशन तक या उससे वहां तक जाएगा, बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करेगा, लेकिन ये है कि इसकी जिंदगी में ट्रैवल और पैसा बहुत ज्यादा। ठीक है, ठीक हो गया। और हस्बैंड के लिए भी उन्होंने पूछा, अरशद नाम है, 1994 है उनका। 1994 हस्बैंड का? नहीं, 1984 नहीं, नॉट कंफर्म। हाँ चलिए ठीक है, आप अगर जनरल उसको आप रहने दें, सन को रहने दें, अगर जनरल आपको पता तो उस वाले से बताते हैं। हाँ जी, अरशद के नाम से अगर देखा जाए तो ये भी कोई टेक्निकल काम ही कर रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हाथ इन्वॉल्व होते हैं, हाथों की मेहनत इन्वॉल्व होती है, या कोई स्किल इन्वॉल्व होती है। तो उसमें ये ठीक है, थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल करना पड़ेगा। इनको भी सर दर्द की, मिग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, गुस्से की ये भी तेज है अरशद, क्योंकि स्कॉर्पियो को और एरीज को, मार्स को डील करता है, तो इनको भी थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा। कोशिश करें कि जो चीज़ें आप अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल करते हैं उनको थोड़ी सी चीज़ों को मैनेज करें, बेहतर करें। कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, अगर तंबाकू नोशी करते हैं या और कोई चीज़ करते हैं तो उन चीज़ों से आपको ख्याल करना पड़ेगा, थोड़ा एहतियात करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक हो गया। अगली कॉलर हमारे साथ मौजूद है, महक है लाहौर से। जी महक, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, महक का बेसिकली उनका टीवी पीछे चल रहा है, उनकी आवाज़ तो हमें आ नहीं रही, टीवी की आवाज़ आ रही है। खैर आई गेस कॉल भी शायद। हेलो, हाँ जी, हमारे साथ मौजूद है।
जी महक, आपको हमारी आवाज अच्छा आ रही है? महक, आपको हमारी आवाज नहीं आएगी जब तक आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद नहीं करेंगी। जी जी आ रही है मुझे आवाज आपकी। जी जी, क्या पूछना चाहती है महक आप? मैं लव मैरिज का पूछ रही थी। मैं 2000 में पैदा हुई हूँ, लिब्रा मेरा स्टार है और ठीक इसका है। पूछ रही थी क्या होगी या नहीं। अच्छा, पूरी डेट ऑफ बर्थ अपनी बता दें। 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर। अजीम साहब, इसके अलावा कुछ और पूछना है? नहीं, बस नाम इन्होंने क्या बताया बस अपना? इसी का पूछ। महक है। महक। महक। चलो ठीक है जी, महक बता देते हैं आपको अभी। हाँ जी, होने के चांसेस काफी सारे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि आपको ट्रैवल करने का फौरन चांस मिल जाएगा। कोशिश करें कि जो आपका ये जो प्रपोजल है, जहाँ पे भी आपकी बात चल रही है, जहाँ पे भी आप चाह रही हैं शादी होने के लिए, वो अब्रॉड से अगर है तो बहुत अच्छा है, और अब्रॉड ही आपने जाना है और काफी अपनी उम्र का हिस्सा आपने बाहर गुजारना है, मुल्क से अपनी जाय पैदाइश से दूर गुजारना है। उसमें सिटी भी चेंज हो सकती है, लेकिन आपका जो है वो अब्रॉड जाने के बहुत सारे चांसेस, तो वहाँ पे ठीक रहेंगी चीजें। 70-75% चीजें पॉजिटिव हैं आपके लिए, ठीक रहेंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, ठीक होगा, रहेगी। ठीक रहेंगी। और हमारे ठीक है। स्टार्ट कंप्लीट हो चुके हैं? नहीं, नहीं, अभी हमारी रहती लिब्रा है से ही स्टार्ट कर रहे हमारे हैं। जी, साथ साथ स्टार्ट भी ले लेते हैं हम लोग। कॉलर है, कॉलर ले लें फिर स्टार्ट जी, वापस ठीक करते हैं। है। जी उस्मा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम उस्मा। वालेकुम सलाम, मैं गुजरांवाला से बात कर रही हूँ। जी मेरी जी बेटी का उस्मा, नाम क्या लाइबा पूछना है। चाहेंगे? 1997 उसकी डेट ऑफ बर्थ है, 29 मार्च। अच्छा, दोबारा से बताइएगा। रिश्ते की बात चल 1997। रही है तो मैंने जरा उसके बारे में पूछना था। अच्छा 29 मार्च 1997। नाम क्या? ठीक है, 29 मार्च। केरल से आया रिश्ता। ठीक है, 29 मार्च 1997। नाम नाम बताइए एक बार उस्मा साहब। लाइबा। लाइबा। जी ठीक है, बता देते हैं आपको उस्मा साहिबा। हाँ जी, ठीक है। प्रपोजल इस वक्त बेहतर है, जो बाहर से आया हुआ प्रपोजल बेहतर है। आउट ऑफ सिटी से भी अगर कोई प्रपोजल आया हुआ है, दूर की सिटी से, सपोज आप गुजरांवाला रह रहे हैं, कराची से आ गया, हैदराबाद से आ गया, ऐसे दूर की सिटी से भी अगर रिश्ता को आया तो वो भी ठीक रहेगा। लेकिन आउट ऑफ कंट्री शादी हो सकती है जो आया हुआ प्रपोजल, लेकिन ट्रैवल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। नेक्स्ट ईयर में जाके, मिड के बाद, बल्कि एंड में जाके आप ट्रैवल इनका होगा। हो सकता है कि इस वक्त निकाह वगैरह हो जाए, चीजें हो जाए, चीजें पॉजिटिव है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये है कि थोड़ा सा ट्रैवल में डिले आएगा, लेकिन हो जाएगा। ठीक है प्रपोजल इनकी। जी चले, ठीक है। ठीक एक हो और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, अलीना है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉल चलिए ड्रॉप जी, हो हम गया अपनी उनकी। स्टार्ट की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ अजीम जी, साहब। लिब्रा के बारे हाँ जी, में लिब्रा। बता रहे थे कि लिब्रन इस वक्त सुपर एक्टिव हैं, बहुत सारी चीजों को साथ साथ लेके चल रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा उनके लिए मशवरा यही है कि बहुत ज्यादा वेंचर स्टार्ट करने से बेहतर है कि आप एक दो जो आपके जिन पे ग्रिप आपकी ज्यादा है, जो ज्यादा फ्रूटफुल लग रहे हैं, उन पे काम करें। वो चीजें ठीक हैं, वहां पे जाके चीजें नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट मंथ में जो हम लोगों को भी बता रहे हैं वीकली, लेकिन ये है कि ओवरऑल चीजें आपके लिए दिसंबर में जाके ठीक होंगी। अभी जहाँ पे आप हैं, जो काम कर रहे हैं, जो जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे ही रहें। हेल्थ इश्यूज कोई मुझे अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहे, दूर दूर तक कोई ऐसी चीज नहीं है। हल्का फुल्का वैसे ही आजकल स्मोक की वजह से नजला, जुकाम, फ्लू, हल्का सा फीवर रहेगा, लेकिन ये है कि डेंगू से भी कोई आपको अभी खतरा नहीं है। ठीक है। डेंगू को आपसे खतरा है शायद, क्योंकि लिब्रन इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव हुए में है, और अच्छा। मार्स उनके बिल्कुल पास से गुजर के गया है, और सन उनके थर्ड हाउस में है। इसलिए थोड़ी सी चीजें आज आपके लिए जो पॉजिटिव हुई हैं, उनको पॉजिटिवली इस्तेमाल कीजिए, उन चांसेस को अवेल कीजिए। ठीक है, ठीक हो गया। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, वापस फिर हम स्टार्स पे आएंगे। सायरा हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम सायरा। वालेकुम अस्सलाम जी, मैंने आपसे ये पूछना था, मेरे बेटे का नाम इबाद अली है, ठीक है, वो 23 जून 2011 को पैदा हुआ था। ठीक है। ठीक है, अक्सर ना पढ़ाई में बड़ा वीक है और आए दिन बीमार रहता है। ठीक है। तो इसी हवाले से पूछना चाहेंगे आप? हाँ जी, मैंने ये पूछना कि इसके पढ़ाई में कैसे आगे पढ़ेगा भी कि नहीं, ये बहुत उसके ऊपर तवज्जो देते हैं मगर वो नहीं पढ़ता इतना। ठीक है अच्छा, सायरा, ठीक आपको हो बता गया, देते हैं। बता देते हैं जी अजीम साहब। अच्छा, ये जेमिनी का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है कि अर्ली एजेस जो इनकी होती हैं, वहाँ पे जाके ना बहुत सारे जेमिनी जो हैं वो थोड़े वीक, थोड़े लेजी और बाकी होते हैं कुछ चीजें। लेकिन अभी जैसे ही 18-19 साल की उम्र ये क्रॉस करते हैं, 20 साल जैसे ही क्रॉस करते हैं, तो वहां जाके चीजें इनके लिए पॉजिटिव हो जाती हैं, वहां जाके पढ़ाई भी हो जाती है। और बहुत सारे जेमिनाइज हमने देखे हैं कि बहुत सारी पोस्ट्स पे गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे ओहदों पे ट्रैवल किया, उन्होंने पैसा बड़ा कमाया। जेमिनाइज मोस्टली जो है वो ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हैं, डुअल नेशनल होते हैं, ये सारी चीजें इनके पास जेमिनाइज के मोस्टली के पास। और उसके बाद के आपको स्पेसिफिकली पूछना होगा तो जैसे आपने कॉल किया तो डिटेल्ड हॉरोस्कोप भी आपको बना देंगे। लेकिन ये है कि मुझे ये लग रहा है कि अभी इसको प्रेशराइज करने की जरूरत कोई नहीं है,
जितना मर्जी प्रेशराइज कर लें, इसने कुछ नहीं करना, लेकिन हाँ जी। स्लो डाउन रहेगा, प्यार प्यार से पढ़ता रहेगा, सारी चीजें करता रहेगा, पढ़ाई अच्छी कर लेगा। लेकिन आप ठीक कहेंगे है। PhD के लेवल पे चला जाए, डॉक्टरेट के लेवल पे चला जाए, ऐसा नहीं होगा। अच्छा काम, अच्छा पैसा अपनी जिंदगी में कमा लेगा। इसलिए थोड़ा सा चीजों को मैनेज करके चलें, इसको बच्चे को ज्यादा प्रेशराइज ना करें। ठीक है, जैसे चीजें चल रही हैं इसको चलने दें। ठीक है, ठीक ठीक हो हो गया गया। जी। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अलीना है गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम अलीना। वालेकुम सलाम। जी अलीना, क्या पूछना चाहती हैं आप? मैं अपने फ्यूचर के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 11 दिसंबर 1994। 1994। ठीक है जी। और ठीक मैं है अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। उनकी 5 जनवरी जी, 1995। 1995। ठीक है। और उनकी बता नाम क्या है दीजिएगा, उनका? नाम बता दीजिएगा उनका। जी, उनका नाम क्या बता है? दें। अवैध। ठीक है, ठीक है अलीना, बता जी ठीक देते है हैं अलीना, आपको। बता देते हैं जी। पहले अलीना के बारे में बता दें। इन दोनों का बड़ा मैचिंग हॉरोस्कोप है। 11 दिसंबर जा रहे ये बाहर, आपने अगर ट्राई की भी है, कहीं अप्लाई किया हुआ है बाहर जाने के लिए, इमिग्रेशन के लिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, उसके बड़े अच्छे चांसेस हैं कि आप नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान में दोनों नजर नहीं आ रहे, दोनों ट्रैवल कर रहे हैं, दोनों ठीक की है। लाइफ में बड़ा अच्छा एस्पेक्ट ये चल रहा है। और अगर किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, डॉक्यूमेंट्स की वजह से या और किसी वजह से, उसको थोड़ा सा मेंटेन करें। औलाद की वजह से अगर कोई मसला आ रहा है, औलाद के लिए कोई परेशानी आ रही है नजर, तो उसकी भी एक वक्त मुकर्रर है, अल्लाह से जरूर मांगे, अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह वक्त मुकर्रर है। चीजें काफी सारी मैनेज हो चुकी हुई है। परेशानी, टेंशन, फिक्र दिमाग पे लेने की कोई जरूरत नहीं। आप जो जो काम कर रहे हैं दोनों वो ठीक हैं। डोमेस्टिक इश्यूज बिल्कुल क्रिएट नहीं करने, आप बिल्कुल कूल एंड काम रहें। सारी चीजें आपके हस्बे मंशा चल रही हैं। थोड़ा सा वेट है 2 से वाह, 3 वाह, वाह। महीने का। चीजें वाह, काफी travelling सारी में बच रही हैं। अल्फाज इस्तेमाल किया है, हस्बे मंशा। हस्बे वाह, मंशा। वाह, मेरा दिल करा अजीम साहब जो अच्छी बात करें मैं साथ तरीके करूं। अच्छा जी, ठीक है जी। ट्रैवलिंग आपका बन रहा है, सो यू शुड बी हैप्पी फॉर दैट। हमारे साथ अगले कॉलर मौजूद हैं बहावलपुर से। तारिक है जी। तारिक अस्सलाम हैं वालेकुम हमारे साथ, तारिक। बहावलपुर से जी। अस्सलाम वालेकुम तारिक। वालेकुम सलाम जी। जी तारिक, जी। क्या पूछना चाहते हैं आप? ये जी मैं भी शादी हुई थी मेरी, तो वो तो खत्म हो गई, दूसरी शादी करना चाह रहा था। अच्छा जी, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा अपनी। 2/2/1985। 2/2/1985। ठीक है। जी, ठीक है। कुछ और पूछना है अजीम साहब? नहीं बस ठीक। ठीक है, बता देते हैं तारिक साहब आपको। यही वो बात है जिसकी हम पहले जिक्र कर रहे थे कि शादियां होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, गलत टाइम पे, गलत मशवरे से, जज्बातीपन में आके शादियां हो जाती हैं, उसके बाद ख़त्म भी हो जाती हैं। कई शादियां मैंने ये बहुत सारी जगह पे फील किया है कि हम ये कहते हैं कि लड़के की गलती थी, लड़की की गलती थी। नहीं, वो हमारी सबकी गलती थी कि हमने उसको उस टाइम को जो है ना मैनेज नहीं किया जी। उस टाइम पे किसी से मशवरा नहीं किया। अगर मशवरा नहीं करेंगे तो चीजें खराब ही होंगी। जब भी ठीक है। आप किसी से कंसल्ट किए बगैर, बेशक एस्ट्रोलॉजर से करें, बेशक किसी बुजुर्ग से करें, जो भी है इस्तिखारा करें, ये चीजें सारी इंसान की रहनुमाई के लिए अल्लाह ने पैदा की। ठीक है। अगर आपको इल्म दिया है, किसी भी साहिब इल्म बंदे से अगर आप चीजें पूछ के चलते हैं, तो ये फिर परेशानियां नहीं आती, कम हो जाती हैं, उसकी ठीक है। इंटेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, ठीक हो गया। और अभी आपकी इनकी क्या जहाँ तक सूरत हाल शादी है? का सवाल है, वो शादी आपकी हो सकती है, लेकिन आपको अपने तारीखे पैदाइश के महीने का इंतजार करना पड़ेगा। जी। फरवरी में जाके आपके पास चांस बनेगा जहां पे आप शादी कर सकते हैं, और उसी महीने में आपकी शादी होने के बहुत सारे चांसेस हैं। इसलिए 2-3 महीने वेट करें। प्रपोजल जो आ रहे हैं उन पे गौर करें, हाँ जी। उनको अच्छे तरीके से स्क्रूटनी करें, उनकी जो भी आप सवाल जवाब करना चाहते हैं, जो फैमिलीज की आपस में डिस्कशन है, उसको देखें, जी। फिर वहां जाके आप डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, ठीक बिल्कुल हो गया। ऐसा। अजीम साहब अगले स्टार की तरफ चलते हैं। सेजिटेरियस पे थे। मैं सेजिटेरियस पे आ जी। जाते हैं। सेजिटेरियस इस वक्त वही बात कर रहा हूँ कि ट्रैवल का सीन ऑन है, और अगले 4 से 5 महीने 6 महीने आपके फ्रीक्वेंट ट्रैवल्स होते रहेंगे, ठीक है। और वहां पे जबरदस्त। जाके चीजें काफी सारी बेहतर है। पैसे अब ये ट्रैवल कौन सा है, घूमने फिरने वाला या बिजनेस ट्रैवल है? बोथ। बहुत। हाँ जी। बहुत, कोई भी हो सकता है, कोई क्योंकि भी अब आपका, बॉर्डर्स देखिए, वगैरह भी बहुत सी short जगहों पे travel खुल गए, बहुत सारे तो हो भी कम सकते हैं। हो गए। अचानक सडन ट्रैवल। ठीक है। मैं खुद सेजिटेरियस हूँ, मेरा सडन ट्रैवल एक आया, मुझे नहीं पता था, मेरा ट्रैवल आ गया, उन्होंने कहा आप जा रहे हैं,
तो उसमें ये है कि मुझे ये बहुत सारे सर्जरीज को ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी कि उनको अच्छा ऑफर आ जाएगी, ट्रैवल की भी ऑफर आएगी, जो एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या किया हुआ था, उनके लिए चांसेस बड़े अच्छे हैं कि वो इस वक्त ये जो वीक चल रहा है इस वीक में अच्छे चांसेस, अच्छी न्यूज़ मिलने के बहुत सारे चांसेस हैं और चीज़ें काफ़ी सारी बेटर हैं फाइनेंशियल हवाले से भी। हेल्थ के कोई इश्यूज ऐसे नजर नहीं आ रहे। थोड़ा सा कोशिश कीजिए जो आप फैमिली के सेटअप को साथ लेके चल रहे हैं ना, उसमें जिम्मेदारियां आपकी थोड़ी सी जो इस वक्त निभाने वाली हैं वो उन पर भी फोकस कीजिए। बहन भाइयों की, हस्बैंड की, वाइफ की, बच्चों की, माँ बाप की, सारी चीजें जो आपके साथ फैमिली में साथ चल रहे हैं उनको निभाएं, चीजें काफी सारी स्मूथ हो गई। ठीक है, ठीक हो गए सेजिटेरियस के लिए। अगले स्टार पे चलते हैं, स्कॉर्पियो। कैप्रिकॉर्न है जी। हम स्कॉर्पियो हमने कवर कर लिया। स्कॉर्पियो कर लिया था मेरा ख्याल है कि नहीं किया। नहीं किया। स्कॉर्पियो दोबारा कर लेते हैं, बल्कि दोबारा कर लेते हैं, स्कॉर्पियो कर लेते हैं। ठीक है, स्कॉर्पियो कर लेते हैं। स्कॉर्पियन जो है हाँ जी, स्कॉर्पियन इस वक्त अपने ही गुस्से का शिकार होके बैठे हुए हैं, अपनी ही चीजों को मिसमैनेज करके बैठे हुए हैं जी। कईयों ने कोई जॉब छोड़ दी है, ये जॉब छोड़ने के बिल्कुल डर पे है कि इस हफ्ते मैंने ये जॉब छोड़ दी नहीं और मैं नहीं ये जॉब नहीं। ऐसी कोई चीज नहीं करनी। हमारा बताने का मकसद ये इस वक्त ये सारी बात दोहराने का मकसद ये है कि आपको गुस्सा ना आए, हम पे गुस्सा नहीं करना आपने, और ये आपको बताने का मकसद है कि आपने इस हफ्ते में कोई ऐसा इकदाम नहीं करना। आपने ये हफ्ता रिलैक्स होकर गुजारना है। जॉब चल रही है, सैलरी नहीं आई, लेट हो गई है, किसी अपने कलीग से मसला चल रहा है, किसी की बात आपको बुरी लगी है, तो कोई बात नहीं। आपको हर जगह पे अपना मैं ये कहता होता हूँ नॉर्मली हर बंदे को कि आपने गुस्से में अपना कभी नुकसान नहीं करना। और गुस्सा बड़ा समझदार होता है, वो हमेशा कमजोर पे आता है, वो तगड़े बंदे पे आता कोई नहीं है। तो इसलिए आपने गुस्सा नहीं करना। आपने कोशिश करनी कि जो आपके काम चल रहे हैं, जो बिजनेस चल रहा है या जॉब चल रही है, जहाँ से पैसे आ रहे हैं, जहाँ से इनकम आ रही है, वहाँ पे आपने अभी थोड़ा रिलैक्स करना है। अगर आपके मुताबिक चीजें नहीं हो रही या आपकी डिमांड कुछ और हैं और वो चीजें नहीं हो रही, तो थोड़ा सा रिलैक्स करें इस हफ्ते में। नेक्स्ट वीक में आपको बताएंगे चीजें काफी सारी आपके लिए बेहतर हो जाएंगी जी। वहां जाके आपके लिए मामला ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ठीक हो गया। कैप्रिकॉर्न की तरफ हम आ जाते हैं। कैप्रिकॉर्नियंस जो है इस वक्त 2-3 चीजों को लेके बड़े कंसर्न है। सही। एक अपनी जॉब, एक उनको पैसे चाहिए बहुत सारे। हमेशा चाहिए बहुत सारे पैसे। नहीं, इस वक्त बहुत सारे चाहिए। अच्छा। इस वक्त आपने फिर कोई प्लान किया हुआ है। कैप्रिकॉर्नियंस की बात कर रहा हूँ, आप भी कैप्रिकॉर्न है तो आप बड़े गौर से मेरी बातें सुन रही हैं, तो मैं इसलिए मैं कह रही थी बहुत सारे पैसे चाहिए। हाँ जी, इस वक्त आपके प्रोजेक्ट 2-3 जो स्टार्ट हुए हुए थे, ये जो चीजें थी वो ऑलमोस्ट आपको लग रहा है कि चीजें कंप्लीट होने वाली हैं या हो जाएंगी। ये चीजें बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगी, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हम अगर वीकली की तरफ आए तो इस वीक में आपको चीजें काफी सारी मैनेज हो जाएंगी, समअप हो जाएंगी, अपनी शेप में आ जाएंगी। उसके लिए जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए जल्दी करेंगे तो चीजें मजीद खराब हो जाएंगी। 3, 4, 5 जितने कैप्रिकॉर्नियंस 3, 4, 5 प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, उसमें आपने देखना है कि कौन से चूज करने हैं। उसमें से 2 प्रोजेक्ट चूज होंगे, होने के चांसेस हैं। फिर मैं वो बात कर दूं कि होंगे, होने के चांसेस हैं कि 2 प्रोजेक्ट्स आपके बड़े अच्छे होंगे। वो चीजें आपने उन पे पूरे फोकस से काम करना है। अगले महीने आने या 2 महीने या 3 महीने बाद आने वाले काम को भी आपने फोकस नहीं करना। ठीक है, जो इस हफ्ते में आपको चीजें जो टास्क मिल रहा है उस टास्क पे आप फोकस करें, वो चीजें काफी सारी बेहतर रहेंगी। चोट लगने का अंदेशा है, कोशिश कीजिए, एहतियात कीजिए। सीढ़ियां उतरते चढ़ते वक्त, कहीं भी ट्रैवल करते वक्त, गाड़ी में उठते बैठते वक्त, कोई भी काम कर रहे हैं, चोट लगने के चांसेस हैं, पाँव मुड़ने के चांसेस हैं, कुछ हाथ पे चोट, बाजू पे, शाने पे चोट। ये चीजों का बिल्कुल एहतियात करेंगे, जहन में रखेंगे, तो फिर आप जल्दबाजी में कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, या सीढ़ियां नहीं उतरेंगे, या सीढ़ियां चढ़ेंगे नहीं, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जल्दबाजी में। ध्यान रखना है तो बेसिकली अगर हम बिल्कुल ध्यान रखना है आपने। और हेल्थ का कोई इशू नजर नहीं आ रहा, जैसी चीजें चल रही है सप्ताह में ऐसी चलने दें। नेक्स्ट वीक में आपको बताएंगे कैसा है। नेक्स्ट वीक में आपको अगला बताएंगे। अगले स्टार की तरफ चलते हैं जी। एक्वेरियस की तरफ चलते हैं। एक्वेरियस इस वक्त जो है वो पैसे वैसे आ रहे हैं और कोशिश करें, हाँ जी, पैसे वैसे आ रहे हैं और उन पैसों को कोशिश करें कि वो अच्छे तरीके से, आपने प्लान किया हुआ कुछ चीजें लेने के लिए, कुछ चीजें आ भी रही हैं, कुछ चीजें बन भी रही हैं, कुछ आपने ऑलरेडी पिछले 15 दिन से 20 दिन से प्लान किया हुआ, कुछ चीज आपने इस वक्त परचेज करनी है। कोई अपना मोबाइल चेंज कर रहे हैं, ड्रेस चेंज कर रहे हैं, ले रहे हैं, कोई और चीजें कर रहे हैं। अपने एसेट्स पे आपने ख्याल रखना है, लेकिन एट द सेम टाइम इस हफ्ते में एक्सपेंसेस ऑब्वियसली ज्यादा होंगे। कोई नई चीज परचेज करेंगे तो उसकी तरफ आप जाएंगे, लेकिन ये है कि थोड़ा सा आपने भी हेल्थ का ख्याल रखना है। ठीक है,
आपको स्टमक की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपने पानी पीने का खास तौर पे, मैं स्पेशली कह रहा हूँ तमाम एक्वेरियंस, पानी पीने का बहुत सारा ख्याल रखना है कि कहीं पे भी आपने ऐसा पानी या ऐसी चीज़ या ऐसा ड्रिंक को यूज़ नहीं करना कुछ जिसमें जो आजकल बने हुए हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स और बाकी जूसेस वगैरह बने हुए हैं, ऐसा कोई भी चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश कीजिए कि नॉर्मल रूटीन में जिस तरह आप रह रहे हैं वैसे ही रहें। स्पेशली कहीं पे भी जा रहे हैं, खास तौर पे इस हफ्ते के एंड पे कोई गेट टुगेदर, कोई इवेंट, कोई शादी, कोई निकाह किसी का है, वहां पे जाके आपने खाने पीने में बहुत सारी एहतियात करनी है। वहाँ चीजें बाकी ठीक है, फाइनेंशियल गेन भी ठीक है, पैसे आपके पास आ रहे हैं, अखराजात भी उस तरह ही है। बाकी ये हफ्ता न्यूट्रल आपके लिए। ठीक है, बाकी हफ्ता न्यूट्रल से हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखना है। आखिरी स्टार की तरफ चलेंगे और अजीम साहब बस हम जल्दी से वाइंड अप करेंगे ना। बिल्कुल ठीक हो गया। पाइसेस जो है इस वक्त वो अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट इस वक्त सिलेक्ट कर लिया हुआ उन्होंने और उस पर फोकस है। इस हफ्ते में वो काम तकरीबन कंप्लीट कर चुके हैं। इनको फाइनेंशियल गेन्स भी होने वाले हैं, पैसे आने वाले हैं। हेल्थ के इश्यूज कोई ऐसे खास नजर नहीं आ रहे, लेकिन ये है कि इस वक्त 2-3 चीजों को ना ये ट्रैवल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर किसी वीजा के लिए तो कर दें, इस हफ्ते में अप्लाई कर दें। नेक्स्ट वीक में जाकर डिले हो जाएगा, इस हफ्ते में अप्लाई करेंगे चीजें, लेकिन आएंगी नेक्स्ट मंथ ही। लेकिन ये है कि इस हफ्ते में चीजें काफी सारी आपके लिए बेहतर है, पॉजिटिव है। ठीक है, ठीक हो गया। ये प्राइसेस के हवाले से मुझे राफिया को एहतियात का स्पेशली बताया गया है, हेल्थ का भी। इनको कहीं भी अल्लाह ना करे गिर सकते, एहतियात करनी चाहिए। और मुझे ये कहा है कि जनाब शादी पे जाके खाना नहीं खाना, अवॉइड करना है, मतलब खा ले, मतलब ऐसे नहीं खाना कि कभी खाया ही ना हो। एब्सोल्युटली बिल्कुल। सब लोग एहतियात करें। इन जनरल अगर हम बात करें तो स्मोक से और बाकी अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें। जनाब यहाँ वक्त है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद करेंगे आपसे बात। देखते रहिए पाकिस्तान के साथ। और ये जनाब वंस अगेन वेलकम बैक टू द शो। आपको एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ में खुशामदीद कहते हैं। और जो लोग कोविड से, तकरीबन हम सभी कोविड से बाहर निकल आए, तो हम सबको उस हवाले से भी खुशामदीद कहते हैं। कमिंग बैक टू द लाइफ, क्योंकि सारी चीजें वापस होना शुरू हो गई। अगर हम पब्लिक इवेंट्स की बात करें तो वो भी सारे वापस होना शुरू हो गए। लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ है, जैसे स्कूल्स भी वापस रेगुलरली फिजिकली होना शुरू हो गए थे, लेकिन उसके साथ क्या हुआ है, स्मोक हो गई है। स्मोक की वजह से वापस हम उस सिचुएशन में चले गए कि हम बच्चों को छुट्टियां देने पड़ रही हैं। अब मेरे ख्याल से फ्राइडे टू मंडे हो गया कि फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ऑफ होगा, जो कि पहले ही हमने अल्लाह अल्लाह करके फ्राइडे वाले दिन जाते हैं, हाफ डे होता है। कुछ बच्चे इस वजह से नहीं आते कि पहले आप ऑफिस जाएंगे, 2 घंटे के बाद आपको दोबारा आपके पेरेंट्स वापस लेने आएंगे, तो ऑफ कोर्स ऑफिशियली भी ऑफ हो गया। तो द पॉइंट इज कि अब अल्टीमेटली अल्लाह अल्लाह करके हम लोग एक सूरत हाल में इसमें आए थे जिसमें हमने वापस स्कूल्स वगैरह और बाकी सारी चीजें शुरू कर दी थी, लेकिन फिर स्मोक की वजह से हम वहां पहुंच गए। तो सबसे पहले तो पॉइंट ये आता है ना, वो तो डेफिनेट सी चीज है कि नुकसान तो एजुकेशन का, एजुकेशन सिस्टम का, बच्चों का, सबका हो रहा है। किस हद तक हो रहा है, ये डिसीजन सही है नहीं है, आज हम इस हवाले से बात करें। बिल्कुल जी, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान माहिर तालीम है मियां रज़ाउर रहमान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच, आई एम फाइन। आप ठीक है मैम? सर बिल्कुल ठीक है। हम हमेशा तालीम के लिए आवाज़ बुलंद करते आए हैं और हमेशा की तरह अब भी जब स्मोक ज़्यादा हुई तो उन्होंने सबसे पहले तालीम को ही, स्कूल्स को ही बंद किया है। क्या सूरत हाल देख रहे हैं कि 3-4 दिन अगर बच्चे स्कूल नहीं आ रहे, जो बाकी 3-4 दिन आएंगे तो किस तरह से मैनेज होगा? 3 दिन। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये एक माइंडसेट है जो ये सोचते हैं कि अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा जी। अगर कोविड आ गया तो बच्चों को पढ़ने से रोक दें, अगर डेंगू आ गया तो बच्चे ना पढ़ें, अगर स्मोक आ गई है तो बच्चे ना पढ़ें, अगर सर्दी बढ़ गई है तो बच्चों को फिर भी स्कूल ना जाने दें, गर्मी बढ़ गई है तो बच्चे फिर भी स्कूल ना जाएं, और आखिरकार एक ऐसी कौम तैयार कर दें जो सुबह 12 बजे उठे और अपने बिजनेस पे जाए और शाम 5, 6, 7, 8 बजे तक बिजनेस करे और सारी रात जागती रहे, और उसके बाद वो अपना सारा सिस्टम, अपना सारा सर्कल खराब कर लें। इनडिसिप्लिन कौम चाहिए मुझे कोई डिसिप्लिन कौम नहीं चाहिए। ना मेरा मजहब ये कहता है और ना ये हमारा मुल्क की रवायात ये कहती हैं कि हमें कोई डिसिप्लिन चाहिए। तो ये बच्चों को बार बार तालीम से दूर करने के मकासद तो यही नजर आते हैं। आसान प्रैक्टिकल देखा जाए तो टीचर्स इतना एहतजाज कर नहीं सकते, टीचर आगे टीवी पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनको निशानदेही फरमा सकते हैं कि जनाब मोहतरम देख लें बच्चों का कितना नुकसान हो रहा है। पिछला पूरा 1.5 साल बच्चे स्कूल से बाहर रहे हैं, 37 डेज बच्चों को स्कूल आने की परमिशन मिली है और उनको 1100 नंबर पूरे दे दिए गए हैं। हाँ वो इतनी, अगर आप उनको देखें ना तो ये सारी इतनी बड़ी गलतियां हैं जो बच्चों को आने वाले 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद पता लगेंगे, और ये बच्चे इस कदर अनॉयड होंगे इस हुकूमत के ऊपर
इनके अफसरान के ऊपर कि वो कहेंगे हमें तबाह करने में इन लोगों का हाथ है, इंडिया का हाथ नहीं है, किसी और ऐसे मुल्क का हाथ नहीं है जो हमें तबाह करना चाहता है। जी, वो इन सब लोगों का नाम लेंगे। ये लोग ये बच्चे जब कहीं जॉब लेने के लिए जाएंगे, उनको पता लगेगा कि ये इस 2 साल में से गुजरे हुए बच्चे हैं, तो लोग इनको जॉब्स नहीं देंगे, लोग इनसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो सर हमारा सबसे पहले यही डिसीजन क्यों होता है, हमेशा हम बच्चों पे ही क्यों आ जाते हैं, क्यों हम सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम ही बंद कर देते हैं? बाकी सब लोग जॉब पे भी आ रहे हैं, काम भी हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, क्यों? देखिए, अपनी एफिशिएंसी भी तो दिखानी है वुज़रा ने, और इसी तरह जो हमारे एजुकेशन के अफसरान हैं उन्होंने भी तो एफिशिएंसी दिखानी है कि हमने अगर एक प्रॉब्लम आई तो उसका सोल्यूशन क्या किया। हमने स्कूल बंद कर दी, हमने तालीम बंद कर दी। उनको ये लगता है कि ये एफिशिएंसी है और इससे वज़ीर आज़म साहब खुश होंगे, इससे बाकी जो जितने हमारे मुल्क के बड़े मुतल्लिकीन है वो भी खुश होंगे कि ये डिपार्टमेंट बड़ा एक्टिव है, बड़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। देखें, इन्होंने फौरी तौर पे स्कूलों को बंद कर दिया, फौरी तौर पे मैयर्स ले लिए, ये सारे मैयर्स जो है बच्चों की फेवर में जाएंगे और बच्चे घर पे रहेंगे, वो महफूज रहेंगे। बार बार एक ही बात करते हैं कि बच्चे घर में रहेंगे, वो महफूज रहेंगे। क्या घर में स्मोक नहीं आती? क्या घर में डेंगू नहीं आता? क्या घर में बच्चों को कोविड नहीं हो सकता? तो क्या वो बाहर नहीं जाएंगे? जी जी बिल्कुल, आप ठीक फरमा रही हैं। तो ये सिर्फ मेरा ख्याल है कि एक अल्लाह ताला माफ करे कि शायद हमारे बच्चों के साथ एक नाइंसाफी है, शायद हमारे बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, उनके जहनों को कुंद किया जा रहा है। देखें, जो ब्रेन है वो आपके मसल की तरह काम करता है। एक कुदरती फार्मूला है, अल्लाह ताला का निजाम है कि ये 2 हमारे बाजू हैं, एक बाजू से हम ज्यादा काम करते हैं, इसके मसल स्ट्रांग होते हैं, एक बाजू से हम कम काम करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा इसके मसल वीक होते हैं। तो ये ब्रेन भी हमारा बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, क्योंकि हम उसको काम करने का मौका नहीं देते। अब ये 37 डेज आउट ऑफ 365 डेज बच्चा स्कूल आएगा तो उसके ब्रेन ने क्या काम किया होगा? उसका तो ब्रेन जंग आलूद हो जाएगा। तो अगर वो बच्चा ब्रेन से काम नहीं करेगा, उसका ब्रेन एक्टिव नहीं होगा, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, परसीव नहीं करेगा, तो परफॉर्म क्या करेगा, ग्रो कैसे करेगा, सोचेगा कैसे, विजन कैसे ब्रॉड करेगा, टारगेट्स कैसे लेगा, चैलेंजेस कैसे लेगा? वो तो घबरा जाएगा। हम तो अपने बच्चों को डरा के अंदर बैठा रहे हैं। हमने तो उनको चैलेंज करना सिखाना था, हमने तो चैलेंज को पूरा हासिल करना था। जी जी बिल्कुल। तो ये सारी जो मुझे बाज़ लगती है कि हमारे बच्चों के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई है जिससे हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाना मकसद है। तो बाज़ अफसोस होता है। मैं आपको सुबह की मिसाल दूं, मैं स्कूल गया तो एक बच्चा जो है वो बाय चांस गलती से स्कूल आ गया, उसे नहीं मालूम था या वो भूल गया कि स्कूल नहीं जाना। तो उस बच्चे के रिमार्क से सर स्कूल थोड़ा लेट नहीं लग सकता था अगर स्मोक का प्रॉब्लम था, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं क्या कहता उस बेटे को, लेकिन हल तो उसने बता दिया ना। जी, हल उसने बता दिया। वो 5 क्लास का 12 साल का बच्चा है, वो ये सोच रहा है कि क्या स्कूल लेट नहीं लग सकता था। तो जितने भी हमारे मुतल्लिकीन है ये उनके लिए अलार्मिंग था। सुबह मुझे लगा कि इस बच्चे ने बहुत गहरी बात की है, ये उनके लिए अलार्मिंग है, वुज़रा के लिए अलार्मिंग है कि ये बच्चे अब समझ रहे हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आप हमें जानबूझ के तबाह करना चाह रहे हैं। आप इस नस्ल को चाहते हैं कि इसको कुंद ज़हन कर दिया जाए, इसके दिमाग पे ढक्कन लगा के उसके दिमाग को छोटा कर दिया जाए। और ये बच्चे अगर समझ गए, ये वालिदैन समझ गए, तो इंशाअल्लाह ताला ये बच्चे बहुत जल्द आपको बताएंगे या आपको एहतियात करके दिखाएंगे। तो टाइमिंग चेंज हो सकती थी, थोड़ा लेट लग सकता था क्योंकि एक विंटर भी है, चले स्मोक भी होती है, थोड़ा मसला फेस करना पड़ रहा है। हम इससे ये नहीं कह रहे हैं। और इसके अलावा क्या उन्होंने कोई ऐसी ऑप्शन दी है कि आप ऑनलाइन क्लासेस कर लीजिए मंडे वाले दिन या फ्राइडे वाले दिन, या कुछ इस तरह का आया अभी तक? जी रम, पहले मैं आपके पहले पॉइंट पे कमेंट करूंगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा टाइम आगे कर लिया जाता, सोल्यूशन निकाल लिया जाता। 9:30 स्कूल शुरू कर लेते, 9 o'clock कर लेते, 10 बजे भी कर लेते, 3 o'clock तक चले जाते, तो बड़ा अच्छा फार्मूला था। बच्चे थोड़ा लेट आ जाते, पढ़ाई का सिलसिला चलता रहता, तालीम चलती रहती, और हमारा जो ये डिस्ट्रॉक्शन आ गई है, डिस्ट्रैक्शन आ गई है, ये ना आती। और देखिए, मैं इस वक्त मैं आपको वैसे बताऊं कि इस वक्त जितने वालिदैन से चंद दिनों में मैं मिला हूं, वो वालिदैन इंतहाई परेशान हुए हैं। गवर्नमेंट की इस पॉलिसी पे उन्होंने एतराज किया है और उन्होंने कहा कि आप स्कूल खोलें, हम अपने स्कूल में बच्चों को भेजेंगे। हमने कहा नहीं जी, हम लॉ अबाइडिंग फोर्स के आगे नहीं कर सकते, हम उनको अवॉइड करेंगे और हम स्कूल बंद रखेंगे, जैसे वो कहेंगे फिर हम खोल सकेंगे। तो वालिदैन भी अब इसलिए समझ चुके हैं कि ये बच्चों को बार बार जो निशाना बना लेते हैं या बच्चों को बार बार स्कूल जाने से रोकते हैं, इसकी रीजंस क्या हैं, उनको वो भी इसके ऊपर अब सर्च करना शुरू हो गए हैं। अब जहां आपका सेकंड क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग द ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, उस पर पहले भी बात हुई। देखें, हमारे मुल्क में तो इंटरनेट की फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है। हमारे मुल्क में तो बच्चों के पास गैजेट्स भी नहीं है, मोबाइल फोन भी नहीं है। पेरेंट्स के पास एक मोबाइल है, सारा दिन वो अपना काम करते हैं, शाम को जब घर आते हैं, रात को घर आते हैं, बच्चे उनसे मोबाइल लेके उसके ऊपर अपना होमवर्क करते हैं या उसके जरिए जो सुबह का लेक्चर है उसको दोबारा देखते हैं। तो जब इस मुल्क में सिर्फ 14% बच्चों के पास मोबाइल फोन की अवेलेबिलिटी हो, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी हो, वो 14% बच्चे तो कुछ भी नहीं होते। आप ही के प्रोग्राम में लास्ट टाइम भी बात हुई जिसमें मैंने आपको यूनिसेफ का डाटा शेयर किया कि जो प्राइमरी स्कूल है हमारे मुल्क के 86% जो प्राइमरी स्कूल है
वो रूरल एरियाज के अंदर areas है। में उन एरियाज में तो इंटरनेट भी नहीं है, वहां के वालिदैन को अवेयरनेस भी नहीं है, टीचर वेल ट्रेंड भी नहीं है, आप बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? तो ये तो सिर्फ एक मजाक करने वाली बात हुई ना जी, आप ऑनलाइन में शिफ्ट कर लें, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इस चीज से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि जो हमारा अगला दौर है वो मशीन लर्निंग है, वो हमें मोबाइल फोन का ही सहारा लेना पड़ेगा, हमें लैपटॉप का लेना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके लिए पहले हालात पैदा करने पड़ेंगे, उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सपोर्ट देनी पड़ेगी, वालिदैन को सपोर्ट देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को वालिदैन को इजी लोन्स देने पड़ेंगे ताकि वो गैजेट्स ले सकें, और वो जो टीचर्स को रूरल ट्रेनिंग एरिया देनी के लोग पड़ेगी। हैं उन तक भी तो रसाई हो ना, इंटरनेट की जिन तक रसाई नहीं है, इंटरनेट उन की तक भी रसाई तो बहुत पहुंचे। इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क का। तो सर ये कब तक चलता रहेगा? कब तक हमारा हल्का सा कोई भी मसला होगा तो बाकी हमारी चीजें वैसे चलती रहेंगी और हम एजुकेशन सिस्टम को बंद कर देंगे? कब तक हम इस सूरत हाल को देखते रहेंगे ऐसी? देखिए ये ना तालीम का प्रायोरिटी ना होना, ये एक बहुत बड़ी आप कह लीजिए कि बैड लक इसे कहना चाहिए। ये बच्चों की इस वक्त बैड लक है। आप गौर करें कि इस सारे के सारे अरसे में किसने क्या खोया क्या पाया, बिल्कुल, तो आपको नजर आएगा सिर्फ बच्चों ने खोया। टीचर ने क्या खोना था? वो तो बैठा रहा, इंतजार करता रहा, आएंगे तो मैं पढ़ा दूंगा, नहीं आएंगे तो मैं आराम कर लूंगा। बिल्कुल सारा का सारा नुकसान उन बच्चों का है। दूसरा आप ये देखें कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनकी जो मुकम्मल इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो उनके बच्चे होते हैं। वो जितना कमाते हैं अपने बच्चों के ऊपर स्पेंड कर देते हैं, उनकी तालीम पे स्पेंड करते हैं। उनकी जितनी इन्वेस्टमेंट थी, जो उनकी अप्रोच थी या जो बनाना चाहते थे अपने बच्चों को, वो भी सारा उनका जाया हुआ। तो नुकसान सिर्फ इन बच्चों का और इन वालिदैन का, और फायदा गवर्नमेंट का, क्योंकि हमने इतना बड़ा इकदाम किया। हमने बच्चों को कोविड से कैसे बचाया, हमने बच्चों को डेंगू से बचा लिया, हमने स्कूल बंद कर दिए, ये काम कर लिया, हमने स्कूल बंद करके आज स्मोक से बच्चों को बचा लिया है। बच्चे लॉन्स पार्क्स में जा रहे हैं, आजकल मॉल्स में जा रहे हैं। कल छुट्टी थी, तो वो घूमना फिरना शुरू कर दिया। कल संडे था और बच्चे पार्क्स भरे हुए थे बच्चों से। आप कहते हैं हमने स्मोक से बच्चों को बचाना है, बच्चे तो वैसे ही फिर रहे हैं, घर में स्मोक है, हर जगह स्मोक है, कैसे मुमकिन है कि बच्चों को बचाया जा सके? जो डॉक्टर्स ने जो आपको हदायत दी है कि आप मास्क पहने, आप बच्चों को रोजाना जो है वो स्टीम बच्चे ले लें, उससे बच्चे बच सकते हैं, वो उस चीज की रहनुमाई करनी चाहिए थी हमारी आपको, बजाय इसके कि आप स्कूल बंद कर देते और बच्चों को घर पे बैठा देते। आज तो कोई रीजन नहीं थी कि स्कूल बंद किया जाता, लेकिन आज सारे मुल्क के, सारे पंजाब के स्कूल बंद हैं और बड़े अफसोस की बात है। अच्छा सर, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लेकिन पीटीआई की जब गवर्नमेंट आई तो उन्होंने तालीम को लेकर काफी ज्यादा नारे लगाए और उस पर काम करने की कोशिश की, जिसमें एक जो उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया था वो कोर्स में तब्दीली थी, एक निसाब करना, जो कि शुरू भी हुआ, जिसकी आपने तारीफ भी की। जो अच्छा काम करेंगे उसको अप्रिशिएट भी किया जाएगा। लेकिन वहीं पर उनके वुज़रा की जानिब से इतने नाकिस जब डिसीजन लिए जाते हैं, फैसले लिए जाते हैं, तो न सिर्फ बच्चे बल्कि हम तमाम लोग भी कंफ्यूज है क्या हो क्या रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि अभी क्या दोबारा इनको देखना पड़ेगा, रिव्यू होना चाहिए कि जो फैसले लिए गए हैं उनको तब्दील किया जाए, या कोई अल्टरनेट चीजें बताई जाए, या टाइमिंग चेंज की जाए? अगर इस तरह की कोई हल होती है, आप क्या बताते हैं कि हल क्या हो सकता है, या आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, इसमें जो भी फैसला करना चाहिए ना, हमें बच्चों को मद्देनजर रख के करना चाहिए, हमें तालीम को मद्देनजर रख के करना चाहिए। सही। और ये सिर्फ और सिर्फ लॉस जो हो रहा है वो बच्चों का हो रहा है और या तालीम का हो रहा है। ठीक है। क्या टीचर का लॉस है? क्या स्कूल, अगर प्राइवेट स्कूल है, उसका कोई फीस का लॉस है? क्या एक दिन की फीस कम देनी है आपने? ऐसा बिल्कुल नहीं है, फीस आपको पूरी देनी है, बच्चे की तालीम कम मिलनी है उसको। तो लॉस किसका है? सिर्फ और सिर्फ बच्चे का है। तो बराए करम उस बच्चे पे रहम करें, उस पे एहसान करें और उसको पढ़ने दें। कोई ऐसा हल निकालें जिससे बच्चों की पढ़ाई का हर्ज ना हो सके। देखिए, इसमें जैसे आपने अभी सिंगल नेशनल करिकुलम के बारे में बताया कि वो इस गवर्नमेंट ने उनका ये फोकस था, विजन था इमरान खान साहब का, उसको मैंने अप्रिशिएट भी किया। आपके प्रोग्राम में कई दफा बात हुई और बहुत सारे जो मसाइल थे उनके सोल्यूशंस भी निकले। हाँ जी। लेकिन अब आजकल फिर ये सिंगल नेशनल करिकुलम का आ गया है कि 2 डिफरेंट कैटेगरीज बना दी गई हैं। जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन 15 नवंबर को आया है उसमें कोर स्कूल अलहदा कर दिए गए हैं, कोर प्लस को अलहदा डिफाइन कर दिया गया है। वो जो ये एक नारा था कि गरीब का बच्चा भी यही पढ़ेगा, अमीर का बच्चा भी यही पढ़ेगा, वो नारा भी खत्म कर दिया गया। अब गरीब के बच्चे के लिए अलहदा सिलेबस आ गया है और अमीर के बच्चे के लिए अलहदा आ गया है। एलैबोरेट कीजिएगा, तो क्या कोर किस तरह से सेपरेट? देखिए, जो एक कोर स्कूल जिनको इन्होंने करार दिया है वो बच्चों को मिनिमम स्टैंडर्ड्स पढ़ाएंगे। ठीक है। और जिनको इन्होंने कोर प्लस करार दिया है वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स के अलावा ओवर एंड अबव जा सकते हैं। यानी कोई भी बुक लगा सकते हैं। अच्छा, असूली जो अगर देखा जाए कानूनी तौर पे जो असूल है, असूल ये कहता है करिकुलम का कि हम मिनिमम स्टैंडर्ड्स देंगे। मिनिमम स्टैंडर्ड्स से मुराद आप कोई भी एक बेसलाइन ले लीजिए और उससे ऊपर अगर आप जाना चाहें 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। और इसकी आसान मिसाल मैं देना चाहूंगा कि जो सिंपल हम बच्चों को क्लास में काम कराते हैं बुक के जरिए, वो सिंपल मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं। और अगर आप चाहें रोबोटिक्स पढ़ाना, आप पढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहें उनको कंप्यूटर पढ़ाना, आप पढ़ा सकते हैं। अगर आप उनको लैंग्वेजेस पढ़ाना चाहते हैं, आप पढ़ा सकते हैं।
आप उनको इंटरनेशनल स्टडी करवाना चाहते हैं वो भी करवा सकते हैं। तो ये उसके स्टैंडर्ड्स हैं। तो सर इन्होंने मिनिमम स्टैंडर्ड्स को कर दिया आम स्कूलों के लिए, और जो बड़े स्कूलों को अलाउ कर दिया कि आप ये स्टैंडर्ड्स पढ़ा सकते हैं। उसूली तौर पे तो ये बिल्कुल ऐसे ही होता है, लेकिन नारा गलत लगाया गया जी। नारा गलत किसने डिफाइन किया कोर और कोर प्लस? कौन कह रहा है कि अच्छा ये वाले स्कूल कोर में आते हैं ये कोर प्लस में आते हैं? ये नेशनल करिकुलम काउंसिल ने एक नोटिस जारी किया है 3 नवंबर को। और मैडम देखिए जो दुनिया भर में करिकुलम ऐसे ही होता है जैसे मैंने डिफाइन किया है कि मिनिमम स्टैंडर्ड्स होते हैं और उसके बाद फिर आप उसको जितना बेहतर करना चाहें कर सकते हैं। उसकी एक कैपिंग होती है। अच्छा सर, हालांकि कैपिंग के अंदर रहते हुए कि आप गवर्नमेंट को सिर्फ इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि आपकी जो मिनिमम एटलीस्ट वो पूरी हो। अगर कोई वो स्कूल वो नहीं पूरी करा तो आप उस पर एक्शन में रादर देन दिस कि उसके ऊपर क्या हो रहा है, उसके ऊपर वो स्पोर्ट्स कराएं, कोई और एक्टिविटीज कराएं, कुछ भी पढ़ाएं, वो तो स्कूल की अपनी चॉइस है ना। एग्जैक्टली राइट, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। देखिए फाउंडेशन गवर्नमेंट बनाती है या फाउंडेशन एक ऐसा अदारा बना देता है जिसको मीट करना हर एक के लिए लाजमी होता है कि एक बच्चे को कम से कम इतना तो मिले, और इससे ऊपर अगर कोई स्कूल देना चाहता है तो ही इज वेलकम, और वो आए और इससे बेहतर हमारे बच्चे को पढ़ा सके। तो ये तो दुनिया भर का कानून है। जितनी तेजी से दुनिया आप देखें कि चेंजेस आ रही हैं, ऑनलाइन एजुकेशन है, मशीन लर्निंग आ गई है, तो ये तो रोज बरोज नई लर्निंग्स आनी है और हमें अपने बच्चों को वो सिखानी है। तो उसमें तो हमारे पास ये गुंजाइश होनी चाहिए कि हम आगे जा सकें, एक्सप्लोर कर सकें, और बच्चों के पास पूरा वो मौका होना चाहिए। लेकिन ये नारा गलत था कि अमीर का बच्चा भी एक किताब पढ़ेगा और गरीब का भी एक किताब पढ़ेगा, ये मुमकिन नहीं था। और ये बार बार मैंने भी लास्ट टाइम आपके इस पे चैनल पे ये बात की थी कि देखें 2-3 तरह की कैटेगरीज कम से कम होती हैं बच्चों की। एक वो है जो रूरल एरिया में रहते हैं, जो बच्चे भी थोड़े से कम पढ़ पाते हैं क्योंकि उनके वालिदैन कम पढ़े होते हैं, इसी तरह उनके टीचर भी वेल ट्रेंड नहीं होते हैं। तो उनका एक लेवल और होगा अंडरस्टैंडिंग का। जो जब आप अर्बन एरियाज में आ जाएंगे तो वहां भी 2 कैटेगरीज हैं। एक वो वालिदैन है जो एक एवरेज पढ़े होते हैं, उनके टीचर भी एवरेज ट्रेंड होते हैं और उनके बच्चे भी फिर उसी तरह एवरेज प्रोड्यूस होते हैं। और एक वो स्कूल है जो अपने बच्चों को, जिनके वालिदैन भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उनके टीचर भी बहुत एक्सपर्ट होते हैं और फिर उनके बच्चे भी वैसे एक्सपर्ट्स बनते हैं। तो कभी भी हम ये नहीं कर सकते कि इन तीनों को एक ही जगह ले आएं। क्लासिफिकेशंस रहेंगी, क्लासिफिकेशंस डिपेंड करती हैं वालिदैन की क्वालिटी के ऊपर, टीचर की और स्कूल की क्वालिटी के ऊपर। तो ये हमेशा से हर मुल्क का ये हिस्सा है और ये ऐसे ही रहेंगी। ठीक है सर, फिर मैसेज देते चलें सबको, पेरेंट्स को, स्कूल्स को, गवर्नमेंट को कि क्या होना चाहिए और करंटली क्या होना चाहिए, और उसके बाद आगे फ्यूचर में किस तरह से सही तरीके से एजुकेशन सिस्टम्स को ले सकते हैं रादर देन दैट कि हम छुट्टियां हो जाए। देखिए मेरी तो गुजारिश यही है कि एक्सपर्ट्स को हायर किया जाए और जो एक्सपर्ट्स इस चीज का अंदाजा लगा सकें कि बच्चों का कितना लॉस होता है, एक छुट्टी करने से बच्चा कितना पीछे चला जाता है। आपने शुरू में जैसे फरमाया कि जुम्मा हाफ डे होता है, सैटरडे, संडे और मंडे 3 दिन ये, और जुम्मा भी तकरीबन छुट्टी हो जाएगी। अब 4 दिन बच्चा जब छुट्टी करेगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे वो 3 दिन स्कूल पढ़ने आएगा, तो आप देखें कि उसकी आउटपुट क्या होगी, क्वालिटी क्या होगी जी। तो 3 दिन पढ़ने के बाद 4 छुट्टियां जब मिलेंगी, जो वो 3 दिन का जो उसने पढ़ा हुआ था वो भी भूल जाएगा, उसको भी कर्टेल नहीं कर सकेगा। इसमें एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक के साथ चेन की तरह होता है। हाँ जी। और ब्रिजिंग की तरह होता है। ऐसा है। और बच्चा पहले लेवल 1 सीखता है, फिर अगले दिन लेवल 2 सीखता है, फिर लेवल 3 सीखता है। अगर फर्ज करें कि हमने थर्सडे को उसको लेवल 1 कराया है और फिर मंडे को लेवल 2 करवाते हैं, 4 डेज के गैप के बाद वो लेवल 1 भी भूल जाएगा। हाँ वो एक अलग लॉस होगा। ये आप एक्सपर्ट्स को अगर इसमें अपॉइंट करें और साइकोलॉजिस्ट को बैठाएं तो वो आपको बताएंगे कि बच्चे के ज़हन को दोबारा वर्किंग में लेके आने के लिए, 4 डेज की छुट्टियों के बाद दोबारा वर्किंग में लाने के लिए एटलीस्ट उसको 2 घंटे चाहिए। 2 घंटे चाहिए लगातार वो लेक्चर सुने, क्लास के एटमॉस्फेयर में रहे, तो फिर जाके वो दोबारा उस फॉर्म में आ सकेगा कि वो कुछ हासिल करे, कॉम्प्रीहेंड करे, सीखे, रिसीव करे और उसको फिर उसके बाद उसकी परसेप्शन को क्लियर करें। बिल्कुल। मेरी गुजारिश यही है कि आप बराए करम टाइमिंग को थोड़ा चेंज कीजिए, स्कूलों को खोलिए, बच्चों को स्कूल आने दें। बच्चों का पहले ही बहुत ज्यादा लर्निंग लॉस हो चुका है। जो क्लास 4 का बच्चा था वो आज क्लास 2 के 3 के बराबर काम करता है, बहुत पीछे आ चुका है। मजीद लॉस ना करें तालीम का, बच्चों का, ये एक रिक्वेस्ट होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मियां रज़ाउर रहमान आपका, आपके कीमती वक्त का, और हमेशा हम तालीम के लिए आवाज बुलंद करते आए हैं, बात करते आए हैं, और मियां साहब का भी बड़ा पार्टिसिपेशन इसमें रही है। बिल्कुल थ्रू आउट रही है, क्योंकि हम शुरू से हमेशा उनके साथ इस हवाले से बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर उन्होंने बात की कि एक्सपर्ट्स हमें हायर करने की जरूरत है, ताकि वो बता रहे हो कि हमें नहीं पता ना, अच्छा हमने गवर्नमेंट ने हमें कह दिया, पेरेंट्स ने कर लिया, बच्चों ने भी मान लिया, टीचर्स ने भी कह लिया, लेकिन कोई एक्सपर्ट्स हो जो बता रहे हो कि क्या चल क्या रहा है, फ्यूचर में क्या मसला हो सकता है, बच्चों क्या नुकसान हो सकता है। सो वी शुड hire those experts as well. That's a really important point जो कि मुझे आज की पूरी कॉन्वर्सेशन में अच्छा लगा। बिल्कुल जनाब, और इसी के साथ मुझे और राफिया को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे। अपना रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।